नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ सैयद मुर्तज़ा हैं और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर के फेलियर की। दुनिया के सबसे बड़ा डील मेकर आप जानते हैं कौन है? आजकल ट्रंप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शन करेंगे और हर बात मनवा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? यूक्रेन में उन्होंने वही बात पुतिन से की, वही बात ज़ेलेंस्की से की कि बिजनेस करेंगे और हम युद्ध खत्म कर देंगे। और यही बात वो ईरान से भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको जो अभी 2 दिन के अंदर जो खबर मिली है वो ट्रंप के लिए बहुत निराशाजनक है। सबसे वो यही बातें कर रहे हैं और एक बात तो उन्होंने ये भी कर दिया कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कूद पड़े और कहा कि हमने ये जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, ये हमने करवाया है। बाद में भारत ने उसको डिनाई किया और उसके पीछे कोई हकीकत भी नहीं थी, खुद भी वो स्टेटमेंट से पीछे हट गए। लेकिन उनका जो एक प्रोजेक्शन था 4 महीने पहले जब वो आए थे और उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तो उनका ये प्रोजेक्शन था कि मैं डील मेकर हूं और कहीं पर भी लड़ाई है मैं उसे रुकवा दूंगा, हर जगह लड़ाई थम जाएगी। और ये बात उन्होंने अमेरिका के वोटर से भी कही। हाँ, कि भाई युद्ध का वक्त खत्म हो गया है, अब वक्त है डील का, ट्रेड का। और इस वक्त ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन में, ईरान में, इजराइल में, गाजा में और हम कहें कि वो यमन में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। क्योंकि वहां तो उन्होंने हूतीस के साथ डील कर ली है, लेकिन अमेरिका को उस डील को लेकर जो उसका एक रुतबा जो है उसको बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा पहले यमन की ही बात कर लेते हैं। यमन एक इम्प्रोविस्ड मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहां पर खाने को भी पूरा नहीं है, दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक, लेकिन सीधी टक्कर ली अमेरिका से। अमेरिका ने वहां पर अपने बैटल कैरियर्स फॉर्मेशंस भेज दी और लगातार बमबारी करी, लेकिन उस बमबारी का रिजल्ट क्या निकला कि अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, हमारा इनसे झगड़ा नहीं है, देखिए इजराइल जाने अपना। अमेरिका जो है उसकी हेजमनी जो है वो पिछले 40-50 साल नहीं 100 साल से हम देख रहे हैं। अब अमेरिका को जिस तरह चौधरी कहा जाता था पूरी दुनिया का, अमेरिका का वो जो कद था, जो जिसके आगे रूस भी फेल हो गया, जिसके आगे चीन भी बहुत जूझता नजर आया, लेकिन आज ये वक्त है कि अमेरिका जो है वो अपना वो कद बढ़ाने में नाकाम साबित हो रहा है। और ट्रंप अब ऐसे मौके पर राष्ट्रपति बने हुए हैं जब उनके सामने ऐसे ऐसे वॉर फ्रंट है जहां उनके सामने नाकामी मिल रही है। वॉर फ्रंट पे नाकामी मिल रही है। अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखाई दे रही है, वो यूक्रेन और रूस में दिखाई दे रही है। मुर्तज़ा मुझे ये बताइए, जब उन्होंने वो अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन था, वो बार बार कहते थे कि बाइडन बहुत कमज़ोर हैं, बाइडन की वजह से लड़ाई चल रही है, मैं 4 दिन में इसको रुकवा दूंगा, मैं 1 हफ्ते में इसको रुकवा दूंगा। 4 महीने हो गए, लड़ाई रुकने की बजाय और इंटेंसिफाई हो रही है। बातचीत की बात हुई, तुर्की में लोग पहुंचे भी, बातचीत हुई भी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं है और लड़ाई और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। देखिए ट्रंप ने पुतिन के साथ 2 घंटे तक बात की है फोन पर, और इस बातचीत से पहले उनकी 10 मिनट ज़ेलेंस्की से ही बात हुई है। तो ज़ेलेंस्की ने बताया होगा कि भाई वो क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से उन्होंने पुतिन से बात की होगी, ज़ेलेंस्की का रुख रखा होगा। लेकिन इस बातचीत के बाद जब ज़ेलेंस्की ने प्रेस से बात की तो ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि हम 1 इंच जमीन से भी पीछे नहीं हटेंगे, वो हमारी जमीन है और उसे हम लेकर रहेंगे। यानी कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें जरूर पुतिन ने कहा होगा कि जो इलाके हैं पूर्वी यूक्रेन है, जो 20% यूक्रेन है, वहां से जो ज़ेलेंस्की अपना दावा छोड़ दें और वो हिस्सा भूल जाएं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की की बात से लग रहा है कि ये पूरी जो बातचीत है उसमें खटास पड़ चुकी है। देखिए, आपने सुना होगा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है एक। आप कुछ देते हैं, अगर आदमी वो नहीं लेता तो आप उसको मारते हैं। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए आप पहले खाना ऑफर करते हैं, कोई ट्रेड डील ऑफर करते हैं, और नहीं तो फिर आप सख्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं चल पा रही है और वो इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि ज़ेलेंस्की के पीछे पूरा यूरोप खड़ा हो गया है। यूरोप तो खड़ा हो गया है, लेकिन ट्रंप, देखिए ये हमें अब नहीं भूलना चाहिए कि नेटो का एक बड़ा हिस्सा जो है वह अमेरिका ही है। अमेरिका के बगैर नेटो कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो यूक्रेन पे आफत आई हुई है, जो हमले कर रहा है रूस, उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर यूक्रेन के बाद अगर किसी को होगा तो वो यूरोप को होगा। और यूरोप मतलब कि डायरेक्ट नेटो, जो पूर्वी यूरोप, खासकर जो लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड, ये वो देश हैं जो बहुत आक्रामक रहे हैं रूस को लेकर। और ईयू की जो विदेश नीति प्रमुख हैं काया कैलस, जो एस्टोनिया की पहले प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी कह दिया है कि अमेरिका के रुख को लेकर
उनको शक है और वो हमेशा से ही एक हॉकिश अप्रोच अपनाती आई हैं पुतिन को लेकर। और उनकी बात से लग रहा है कि ट्रंप जो डील कर रहे हैं पुतिन के साथ, उसे लेकर यूरोप को बहुत बड़ा शक है और मुमकिन है कि ये और खिंचेगा अभी। काया कैलिस वैसे इकलौती नहीं है जिनको अमेरिका की नीयत पर शक है। पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये ऐसी ही बात कही थी कि भले बातचीत हो रही हो लेकिन हमें उनकी नीयत पर भरोसा नहीं है। अब ईरान की बात करते हैं। देखिए, ईरान का एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरान से बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की गई, ईरान को डराने की कोशिश की गई, इजराइल के थ्रू उसको डर दिखाया गया कि हम तुम्हारा पूरा जो ये न्यूक्लियर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देंगे। पर अल्टीमेटली ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है। देखिए, दुनिया में हमेशा रहा है कि जो बड़ी पावर को कोई छोटी पावर अगर टक्कर देती है तो फिर वो छोटी पावर नहीं रहती, वो बड़ी पावर बन जाती है। ईरान जो है इस वक्त पश्चिम एशिया में ऐसा देश बन गया है जो उस इलाके को एक तरह से कंट्रोल कर रहा है बहुत तरीके से। अब आज देखिए, ईरान के संबंध सऊदी अरब से, कतर से, तुर्की से उसके बेहतर हैं। इन देशों के साथ उसने संबंध बेहतर कर लिए हैं। और अभी जब ट्रंप जो वहां गए थे पश्चिम एशिया के दौरे पे, कई देशों में गए, तो वहां वो जो मैसेज दे के आए हैं, चाहे वो ईरान को लेकर हो, चाहे वो इजराइल को लेकर हो, ईरान का अब ये रुख और कड़ा होता जा रहा है। वो जानता है कि पश्चिम एशिया में जो पहले जिस तरह वो घिरा हुआ था अरब मुल्कों से, उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि परमाणु संवर्धन से हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अमेरिका से डील होती है या ना होती है, नहीं होती। ये बात वहाँ के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कही है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ट्रंप के लिए कि ट्रंप को ईरान से एक बार फिर डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत बड़ी जो है वो चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, ईरान में अमेरिका को ग्रेट सेटन के नाम से जाना जाता है, बड़े शैतान के नाम से जाना जाता है। और जो पॉलिसी रही है पिछले 25 सालों में, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। नंबर 1 अपना एनिमी, अपना दुश्मन जो है ईरान हमेशा से अमेरिका को मानता रहा है। अब अभी मुर्तज़ा ने बात की थी हेगेमनी की, कि पूरा जो कंट्रोल है अमेरिका का, वो किस तरह से कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ये तो आपने वॉर फ्रंट्स देख लिए, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अगर मैं बात करूं तो किस तरह से कमज़ोर पड़ा है वो फ्रंट, वो आपको चीन के साथ जो टैरिफ वॉर हुई उसमें दिखाई देगा। बहुत बड़ी बातें की गई, बहुत बड़ा टैरिफ उन पर लगाया गया कि चीन पर हम बहुत ज़्यादा 250% तक टैरिफ लगाने की बात हुई, लेकिन फिर हर चीज़ से पीछे भी हट गए। अब सारे टैरिफ्स ख़त्म कर दिए गए, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 90 दिन की छूट दे दी गई है कि ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जिस डॉलर को आप वर्ल्ड करेंसी मानते थे, वो अब शायद उतनी ताकतवर नहीं रह गई है। चीन में बहुत सारे मीम बने थे जिसमें दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप खेतों में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एआई के जरिए जो वीडियो बनाए थे, जो इमेजेस बनाई थी, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की थी कि अमेरिका जो है या ट्रंप जो है वो क्या चाहते हैं आने वाले वक्त में। मतलब कि दुनिया के लिए अब अमेरिका जो है वहां पर प्रोडक्शन करेगा, वो चीज उत्पादन करेगा, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि चीन अभी भी प्रोडक्शन हब बना हुआ है पूरी दुनिया का। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी नीतियों से क्या अमेरिका को इसमें तब्दील कर सकते हैं? तो एक तरह से उन्होंने एक तरह का मजे लिए थे अमेरिका से, और वो साबित होता दिख रहा है कि ट्रंप जो है वो बैकफुट पर आ गए हैं। हाँ, और ये इकोनॉमिस्ट भी ये बात मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डॉलर, जो वर्ल्ड करेंसी था, वो अब नहीं रहेगा। और इसीलिए शायद जो हमने पिछले 2-3 महीने, 6 महीने के अंदर गोल्ड के रेट्स में तेजी देखी है, सोना जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि चाइना के जो बैंक्स हैं, वो जो सेंट्रल बैंक है, उसने बहुत बड़ी उसमें क्वांटिटी में सोना खरीदा है, और इसी वजह से सोने का रेट जो है वो लगातार बढ़ता रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि सोने का रेट इसी तरह से बढ़ता रहेगा। अभी वापस आते हैं वो जंग की जो बात हो रही है कि अमेरिका अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं कर पाया। वो एक तस्वीर जो लोगों ने देखी अल शरा के साथ खड़े हुए, अहमद अल शरा के साथ, सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे, जिनको आप पहले आतंकवादी मानते थे, उससे भी बहुत खिल्ली उड़ी है अमेरिका की। सीरिया के जुलानी को हम सब जानते हैं कि ये कभी आईएसआईएस में था, और सीरिया में जो लाखों लोगों की मौत हुई है उसकी वजह आईएसआईएस संगठन रहा है और अल नुसरा फ्रंट रहा है। ये वो ग्रुप हैं जो इसी अल जुलानी या अल शरा ने बनाया था, और अमेरिका ने करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था। आज यही आदमी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उनकी मजबूरी क्या है इस इलाके में।
चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे फिर वो ईरान हो, उनको डील करनी पड़ेगी अगर वो शांति चाहते हैं। अगर वो शांति नहीं चाहते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि आगे जो है परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या बातचीत होती है। 3 दौर की भी बातचीत हो चुकी है। देखिए, 2 नारे जब अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे थे तो बड़े फेमस हुए थे। एक था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरा था द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डील मेकर। जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डील मेकर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो डील कर किससे रहे हैं जरा वो देखिए। वो डील कर रहे हैं अहमद अल शरा से, वो डील कर रहे हैं हूतीस से। उनकी डील नहीं हो पा रही है चाइना से, उनकी डील नहीं हो पा रही है पुतिन से, उनकी डील नहीं हो पा रही है इजराइल से गजा में। मतलब आपको क्या लगता है, जो ये मागा की बात थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वाकई हो पाएगा ट्रंप के रहते? चुनावी नारा तो बहुत अच्छा साबित हुआ था, लेकिन 4 महीनों में जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, हम देखें कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और एक कल बात हमने ये बताई थी कि जो रूस है वो 1 महीने में 4000 ड्रोन फायर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो 1 महीने के अंदर 4000 ड्रोन फायर हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तैयारी है अगले 1 साल के युद्ध के लिए। तो पुतिन ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है यूक्रेन को लेकर। लेकिन अब अगर ज़ेलेंस्की कोई दबाव में कोई फैसला लेते हैं अमेरिका के, तो ये इससे आगे पूरे नेटो को खतरा पैदा होगा, यूरोप को खतरा पैदा होगा, और फिर ये देखा जाएगा कि ना सिर्फ ये अमेरिका का डाउनफॉल बल्कि पूरे वेस्ट का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। पूरे वेस्ट का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि अमेरिका का डाउनफॉल जो है, अमेरिका की हेगेमनी खत्म होने लगी है। अमेरिका की जो करेंसी है, डॉलर जो है, उसका जो वेटेज था पूरी दुनिया की करेंसी में, वो घटता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है। अब मागा शायद नहीं हो पाएगा। जो सबसे बड़े डील मेकर हैं वो अपनी हर डील में फेल हो रहे हैं।